नमस्कार साथियों, लगातार हम रैपिड रिवीजन राजस्थान की बात कर रहे हैं और कला संस्कृति इतिहास के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वैसे तो लगते तो सरल हैं कि बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें बहुत बारीकी से उनका हमें अध्ययन करना होता है, जिससे पता रहे कि ये चीजें कहीं मिस ना हो जाएं। इसके लिए लगातार हम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्विक रिवीजन हमारा चल रहा है और इस क्विक रिवीजन में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो लेक्चर 10 जो है वो आपके सामने है। इससे पहले लेक्चर 9 आप तक पहुंच चुके हैं और उसमें क्विक रिवीजन में करीब हमने 400-500 क्वेश्चन की एक लगातार सीरीज थी, जिसमें आपको ये सीरीज डाल दी गई है और आपके पेपर के हिसाब से बेसिक पॉइंट्स पहुंचा दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं, पॉइंट्स पे चलते हैं सीधा, टाइम ना बिगाड़ते हुए। जोधपुरी कोट पैंट, जोधपुरी कोट पैंट जो है इनको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। राजस्थान की ये वेशभूषा है जोधपुरी कोट पैंट, जिसको क्या कहा गया है, राष्ट्रीय पोशाक माना गया है। इसके बाद बात करें पगड़ी, पगड़ी राजस्थान में प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। पगड़ी जो है राजस्थान में हमारे में सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी सम्मान का प्रतीक है और सबसे बड़ी पगड़ी जो पहनते थे मेवाड़ रियासत के महाराणा 26 बार की पगड़ी पहनते थे। कभी विस्तार से इस पे हम बात करेंगे। रैपिड रिवीजन चल रहा है इसलिए हम लगातार पॉइंट्स पे क्विक रिवीजन फटाफट पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। राजस्थान में पोमचा, पोमचा प्रसूता को पहनाया जाता है। पोमचा एक पीले रंग की ओढ़नी होती है। प्रसूता जानते हैं ऐसी महिला जिसको बच्चा हुआ होता है, जिसको हम जच्चा कह सकते हैं। तो जच्चा को जो ओढ़ाई जाती है वो पोमचा होती है, पीले रंग की ओढ़नी होती है। बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है पोमचा का। पोमचा क्या है? पोमचा बच्चों के जन्म पर शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर जाता है, यानी उसकी माँ उसके भाई भिजवाते हैं और ऐसे कह सकते हैं कि मायके से उनके लिए ये भिजवाया जाता है। पोमचा जो है पीले रंग का होता है, पीले रंग की ओढ़नी होती है, ओढ़नी का एक प्रकार है पोमचा। लगातार हम बात कर रहे हैं, सर्दी से बचाव के लिए एक वस्त्र है पछेवड़ा। पछेवड़ा राजस्थानी भाषा का शब्द है। सर्दी से बचाव के लिए जो वस्त्र ओढ़ने के काम आता है उसको पछेवड़ा कहते हैं। कटकी जो है, कटकी को पावली भांत की ओढ़नी कहा जाता है और इसे ही आदिवासियों की ओढ़नी भी कहते हैं। कटकी जो है वो अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी है, विशेषकर हमारी जनजातियों में, आदिवासी समुदाय में इसका विशेष रूप से प्रचलन है और इसका दूसरा नाम है पावली भांत की ओढ़नी। इसके बाद बात करें, चीर पटोरी जो है वो साड़ी का एक प्रकार है। ये नॉर्मल पॉइंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चीर पटोरी जो शब्द है वो साड़ियों से संबंधित है, राजस्थान की वेशभूषा में इसको सम्मिलित किया गया है। आगे बात करें, राजस्थान में अब तक 21 वस्तुओं का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण यानी जीआई टैग किया जा चुका है। राजस्थान की ऐसी वस्तुएं पूछी जाएं जिनको जीआई टैग प्राप्त है तो उनकी संख्या कितनी होती है? 21 वस्तुओं को राजस्थान में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा जीआई टैग दिया गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, राजस्थान की कठपुतली। राजस्थान की कठपुतली जो है इसको भी क्या प्राप्त है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा जीआई टैग दिया गया है। कठपुतलियां उदयपुर एवं जयपुर की प्रसिद्ध हैं। कठपुतली जो कला है इसको राजस्थान से ही उत्पन्न माना जाता है और यहीं से इसका पूरे देश में और विश्व में प्रसार हुआ है। झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ और सीकर का पाटूदा का लूंगड़ा प्रसिद्ध है। लूंगड़ा का पॉइंट है, लूंगड़ा आप जानते हैं ओढ़नी होती है, ओढ़नी का एक प्रकार है। गुर्जर और मीणा समुदाय में लूंगड़ा का प्रचलन है। कुछ ऐसी ओढ़नियां जिनमें शीशे का बारीक काम होता है, शीशे जड़े हुए होते हैं, धागे से उन पे कढ़ाई की हुई होती है, वो लूंगड़ा कहलाती हैं। तो ये जगह है जहाँ के लूंगड़ा प्रसिद्ध हैं। झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ का, सीकर का पाटूदा का लूंगड़ा प्रसिद्ध है। बंधेज की सबसे बड़ी मंडी, बंधेज की सबसे बड़ी मंडी पूछी जाए तो जोधपुर में। इसके बाद है सुजानगढ़ के मुबारक जी तथा खाजू जी छिपा का नाम बंधेज में अग्रणी है। बंधेज लोक कला का प्रतीक है। बंधेज जो है इसके लिए प्रसिद्ध हैं तो सुजानगढ़ के मुबारक जी और खाजू जी छिपा प्रसिद्ध हैं। हमें याद रखना है बंधेज कला, बंधेज जो वस्त्र की शैली है उसके लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो मुबारक जी और खाजू जी छिपा इसके लिए प्रसिद्ध हैं। लप्पा लप्पी, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लप्पा लप्पी क्या है? तो ये गोटा का एक प्रकार है। गोटा जो किसी भी ओढ़नी के किनारों पे लगाया जाता है उसका जो प्रकार है वो लप्पा लप्पी है, ये याद रखना है। किरण बांकड़ी भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी मैंने रैपिड रिवीजन में क्वेश्चन कराए हैं ओल्ड पेपर्स से लिए हुए क्वेश्चन हैं। इनको मैंने वन लाइनर बनाया हुआ है आपके लिए। इनको ये नहीं बनाया गया कि भाई क्वेश्चन दे दिया और उसके 4 ऑप्शन दिए जिससे कि आपका टाइम खराब हो। मैंने ऑप्शन वाले क्वेश्चन ना रख के डायरेक्ट वन लाइनर इनको बना दिया है। ओल्ड पेपर्स में आए हुए
क्वेश्चन आपके सामने है और यही क्वेश्चन लगातार परीक्षा में घूमते रहते हैं। किरण बांकड़ी जो है, गोखरू जो है, ये सब गोटे से संबंधित हैं। हमें ये याद रखना है, लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, गोखरू, ये सभी गोटे के अंदर आने वाली चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अजरक एवं मलिर प्रिंट जो है बालोतरा का प्रसिद्ध है। बालोतरा पहले बाड़मेर में आता था, अभी बालोतरा अलग हो गया है जिला। तो अजरक और मलिर प्रिंट जो है वो बालोतरा के प्रसिद्ध हैं। अजरक और मलिर को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे याद रखने के लिए अजमल, ऐसे याद रख लें, अजमल शब्द याद रख लें। अजमल कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा का, बालोतरा। तो अजमल में अज से हम याद रखेंगे अजरक प्रिंट और मल से याद रखेंगे मलिर प्रिंट। ये चीजें हमें थोड़ी सी याद रखनी है। अजरक प्रिंट तो बेसिक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, थोड़ी हल्के लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अजरक प्रिंट लगातार पूछी जाती है। अजरक प्रिंट का संबंध है बालोतरा से। जाजम प्रिंट जो है, जाजम की छपाई जो होती है वो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है कोटा की। और कागजी पॉटरी प्रसिद्ध है अलवर की। इसके अलावा एक और है सुनहरी पॉटरी, जिसको गोल्डन पॉटरी हम कहते हैं। सुनहरी पॉटरी जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। पॉटरी है, बर्तनों पे कढ़ाई की कला है ये पॉटरी, जिनमें नीले रंग की जो ज्यादातर कढ़ाई होती है, जिसको हम ब्लू पॉटरी कह सकते हैं, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पॉटरी कोटा की और कागजी पॉटरी अलवर की। ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। उस्ता कला, उस्ता कला एक अलग से कला है राजस्थान में, क्योंकि ऊंटों की बहुतायत है हमारे राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में ऊंटों की बहुतायत होने के कारण एक विशेष कला चलती है जिसका नाम है उस्ता कला। ऊंट की खाल पर सोने के तार से यानी सुनहरी नक्काशी करी जाती है और ये कला कहलाती है उस्ता कला। तो ये उस्ता कला हमें याद रखनी है। इसके कलाकार हैं हिसामुद्दीन उस्ता। इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उस्ता कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके कलाकार पूछे जाएं तो क्या नाम है? हिसामुद्दीन उस्ता इनका नाम है। मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना टेराकोटा कला कहलाता है। टेराकोटा शब्द याद रखना है। टेराकोटा शब्द है वो मिट्टी की मूर्तियों से संबंधित है। टेराकोटा कला में क्या होता है? मिट्टी की क्या बनाई जाती हैं? मूर्तियां बनाई जाती हैं। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो कला है टेराकोटा कला। अगर पूछा जाए लोक देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं, तो उनको पाने कहा जाता है। कागज पर बने चित्र पाने। लोक देवी देवताओं के कपड़े पर बने चित्र जो हैं वो फड़ कहलाते हैं। और मिट्टी से बनी हुई जो कलाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? टेराकोटा कला कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, टेराकोटा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होता है राजसमंद जिले के मोलेला गांव के जो कुम्हार हैं वो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये तो सिंपल सी बात है, मिट्टी का काम है और कुम्हार समुदाय मिट्टी का काम करता है, तो ये कुम्हार समुदाय के लोग हैं। और गांव है मोलेला गांव, कहां पर है? राजसमंद में। टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। नागौर का बू गांव, गांव का नाम है बू गांव, मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मिट्टी के बर्तन और खिलौने बहुत बढ़िया क्वालिटी के बनाए जाते हैं। तो नागौर के बू गांव को बर्तन और खिलौनों के लिए जाना जाता है। घर में बनी हुई मिट्टी की महलनुमा आकृति क्या कहलाती है? बील कहलाती है। घर में बनाते हैं, महिलाएं बनाती हैं, बुजुर्ग महिला पहले बनाती थी, अब तो प्रचलन कम हो गया है, परंपराएं बदल गई हैं, थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है, लेकिन परंपराओं के हिसाब से ही हम चीजें पढ़ते हैं जो परीक्षा में आती हैं। तो बील एक शब्द है जो है मिट्टी और वो आती है मुल्तानी मिट्टी, कागज, इनको कूट करके बनाई जाती थी संरचना, उसको कहते हैं बील। ये पॉइंट याद रखेंगे। लोक देवी देवताओं के कपड़े पर बने चित्र फड़ कहलाते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रहा था, लोक देवी देवताओं के कपड़ों पर बने जो चित्र हैं वो फड़ कहलाते हैं। और अगर ये चित्र कागज पर बने हुए होते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पाने। कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं और कपड़े पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? फड़ कहलाते हैं। फड़, फड़ चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम है पांचाजी जोशी। शाहपुरा का जोशी परिवार है। शाहपुरा का जोशी परिवार पूरा ही फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, लेकिन बड़े चित्रकार हैं पांचाजी जोशी हैं, श्रीलाल जोशी हैं, कन्हैयालाल जोशी हैं, जिनकी विस्तार से हम किसी फड़ के तो बात करें। पांचाजी ने शाहपुरा में चित्रकला शैली को आगे बढ़ाया। ये चित्रकला यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक शब्द जोड़ लेना है आपको, फड़। फड़ चित्रकला। राजस्थान में शाहपुरा में फड़ चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाले, आगे बढ़ाने वाले जो कलाकार हैं उनका नाम है जोशी। भारत की महिला हैं वो हैं पार्वती जोशी। फड़ का चित्रण करने वाली पहली महिला राजस्थान की पूछी जाती हैं तो नाम होता है पार्वती जोशी, जो कन्हैयालाल जोशी की पत्नी है।
कन्हैयालाल जोशी भी फड़ चित्रण के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। राज्य की प्रथम ऐतिहासिक पूछी जाती है तो ये होती है हाड़ी रानी की घटना पर आधारित। हाड़ी रानी की घटना आप जानते ही हैं, सैल कंवर जिसका नाम था और रतन सिंह चूड़ावत उनके पति थे। रतन सिंह चूड़ावत रणभूमि में जा रहे थे युद्ध करने के लिए और सैल कंवर की याद उनको आ रही थी, उन्होंने शीश काट के दे दिया था। पूरी कहानी है, विस्तार से कभी मैं बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है और मेवाड़ के इतिहास की, राजस्थान के इतिहास की गौरवपूर्ण गाथा जिसको हम कह सकते हैं, वो हमें कभी पढ़नी है आगे। ऐतिहासिक फड़ पूछी जाती है तो हाड़ी रानी की घटना पर आधारित है, शीश काटने वाली घटना पर आधारित है। आगे बात करते हैं, फड़ चित्रण में शाहपुरा के जोशी परिवार को बड़ी ख्याति मिली हुई है। यही जोशी परिवार लगातार 3-4 पॉइंट में चल रहा है क्योंकि ये फड़ चित्रण का पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फड़ चित्रण शाहपुरा में होता है, शाहपुरा का जोशी परिवार करता है। लोक देवी देवताओं के कपड़े पर बने चित्र फड़ कहलाते हैं और इनमें पार्वती जोशी का नाम है, कन्हैयालाल जोशी का नाम है, श्रीलाल जोशी का नाम है, पांचाजी जोशी का नाम है। पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है राजस्थान की। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पूछी जाती है तो वो लोक देवता पाबूजी की फड़ है। इसको बांचते हैं नायक जाति के भोपे। भोपा समुदाय फड़ वाचन का काम करता है। नायक समुदाय के भोपे होते हैं, एक वाद्य यंत्र बजाते हैं रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति के भोपे पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। इसके बाद पॉइंट है, देव नारायण जी की जो फड़ है ये राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, सर्वाधिक गाथा वाली फड़ है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है और राजस्थान की सबसे पुरानी फड़ है। कितने सारे पॉइंट एक ही वन लाइनर में लिखे हुए हैं। देव नारायण जी की फड़ से क्वेश्चन आता है, पूछी जाए सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की फड़, सर्वाधिक गाथा वाली फड़ देव नारायण जी की फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली, सर्वाधिक कलर्ड फड़ पूछी जाती है तो देव नारायण जी की फड़, और राजस्थान की सबसे पुरानी फड़ पूछी जाए तो वो भी देव नारायण जी की फड़ है। उदयपुर का मच्छंदर नाथ मंदिर जो है वो सांझियों के कारण इतना प्रसिद्ध है कि इसको संझा मंदिर कहा जाता है। राजस्थान में सांझी एक लोक कला है जो अविवाहित लड़कियों द्वारा इसका चित्रण किया जाता है। घरों में दीवारों पे लड़कियां शाम के समय सांझी बनाती हैं और ऐसी वो कभी गाय के गोबर से बनाती हैं, उसमें फूल वूल लगाती हैं, उसको सजाती हैं। लोक चित्रण की एक कला है सांझी। तो इस सांझी कला के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर में एक मंदिर, मच्छंदर नाथ मंदिर। इसलिए इस मंदिर को सांझी कला के कारण, प्रसिद्ध होने के कारण इसको कहा जाता है संझा मंदिर कहा जाता है। भराड़ी भील जनजाति की कुल देवी के रूप में जानी जाती हैं भराड़ी। सोजत पाली की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है, ज्यादातर लोग जानते हैं। मांडना कला जो है राजस्थान की एक लोक चित्र कला है। मांडना जैसे राजस्थानी में कहते हैं चौक पूरना, जमीन पे कलर से या सफेदी से या अलग अलग रंगों से कुछ चौक बनाए जाते हैं, कुछ आकृति बनाई जाती है जिनमें स्वास्तिक वगैरह भी बनाए जाते हैं, वो मांडना कहलाता है। ये राजस्थान की एक लोक चित्रकला है। जिंक धातु का लेप करके बनाया गया जल पात्र बादला कहलाता है। ये बदला लिखा हुआ है, मैं यहाँ शुद्ध लिख देता हूं, बादला। जोधपुर के बादले प्रसिद्ध हैं, याद रखेंगे, जोधपुर के बादले प्रसिद्ध हैं। जोधपुर में विशेषकर बनाए जाते हैं और जल पात्र हैं, इनके ऊपर जिंक धातु का क्या लगाया हुआ होता है, लेप लगाया हुआ होता है, जिंक धातु की परत चढ़ी हुई होती है। आगे बात आ गई पाने की। कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र क्या कहलाते हैं, पाने कहलाते हैं। लकड़ी के बने मंदिर नुमा देव विमान बेवाण कहलाते हैं। जल झूलनी एकादशी पर जब ठाकुर जी का डोला निकाला जाता है उसको डोल ग्यारस कहते हैं। तो वो जो डोल निकाला जाता है पालकी टाइप में होता है, लकड़ी का बना हुआ, वो जो पालकी टाइप बेवाण होता है उसको ही बेवाण कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। ये हमें याद रखना है। लकड़ी के बने मंदिर नुमा देव विमान क्या कहलाते हैं, बेवाण कहलाते हैं। बकरी के बालों से बनने वाली जटपट्टियों की बुनाई का केंद्र, बकरी के बालों से दरी पट्टियां जटपट्टियां बनाई जाती हैं, उसका जो केंद्र है वो है जसोल, ये याद रखना है। अकोला चित्तौड़गढ़ का दाबू प्रिंट का कार्य प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट ये प्रिंट से लिया हुआ टॉपिक है, छपाई से लिया हुआ, छपाई कला में दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये अकोला चित्तौड़गढ़। दूल्हे की जो जूतियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, बिनोटा कहते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, बिनोटा क्या है, तो बिनोटा जो है वो राजस्थान में दूल्हे की जूतियों को कहा जाता है बिनोटा। जयपुर में बनी जूतियों को क्या कहते हैं, नागरी कहते हैं। जयपुर में बनी जूतियों को नागरी कहा जाता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें कहती हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा नगर जयपुर को माना जाता है, उस नगर के नाम पर ही इन जूतियों का नाम नागरी पड़ गया है। तो जयपुर में बनी हुई जूतियां जो हैं वो नागरी कहलाती हैं। जोधपुर में बनी जूतियों को क्या कहते हैं,
जोधपुर में बनी जूतियों को मोजड़ी कहा जाता है। भोजन पूजा के थाल आदि के नीचे रखी जाने वाली जो चौकी होती है लकड़ी की बनी हुई, उसको कहते हैं बाजोट। क्या कहलाती है? बाजोट। सामान्य घरों में मिलती हैं राजस्थान में, बाजोट पे रख के खाना खाया जाता है। राज परिवारों के लोगों के सोने के बाजोट हुआ करते थे, चांदी के बाजोट हुआ करते थे। ऐसी चौकियां जिनको सामने रख लेते हैं और उनपे बर्तन रखे जाते हैं खाने के, खाना परोसा जाता है, वो बाजोट कहलाती हैं। बाजोट पूजा के लिए भी काम में लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। खांडे। खांडे राजस्थानी भाषा का शब्द है। होली के अवसर पर बनाई जाने वाली तलवार नुमा आकृति जो है वो खांडे कहलाते हैं। लकड़ी की बनाई जाती हैं लेकिन उनको तलवार माना जाता है। खांडे की प्रथा जो है इसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी है जिसको कभी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो खांडे जो है वो होली के अवसर पर बनाई जाने वाली तलवार नुमा आकृति है। गांव के बाहर, हर गांव के बाहर एक माता होती है जिसको कहते हैं पथवारी माता। पथवारी माता का मतलब होता है ऐसी माता जो पथ की रक्षक होती है। जब भी कहीं तीर्थ यात्रा पर गांव के लोग जाते हैं, किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, तो वो पहले पथवारी माता का पूजन करके जाते हैं। पथवारी माता की स्थापना गांव में कब से प्रारंभ हुई, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है, वो भी आप तक अगले वीडियो में किसी वीडियो में पहुंचा दी जाएगी। तो ये हमें याद रखना है, गांव के बाहर पथवारी माता स्थापित रहती हैं। गांव गांव में भोमिया बाबा की पूजा की जाती है। जैसे पथवारी माता की पूजा की जाती है, ऐसे ही लोक देवता के रूप में, गांव की रक्षा करने वाले देवता के रूप में हर गांव का एक अपना भोमिया बाबा होता है। भोमिया बाबा की पूजा करी जाती है। कुचामनी ख्याल के लिए प्रवर्तक हैं लच्छी राम। हेला ख्याल सवाई माधोपुर एवं लालसोट दौसा क्षेत्र में काफी प्रचलित हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक पूछे जाते हैं, क्या नाम है? लच्छी राम है। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक पूछे जाते हैं, नाम है नानूराम चिड़ावा। ढप्पाली ख्याल का मुख्य क्षेत्र पूछा जाए, अलवर। किशनगढ़ी ख्याल के मुख्य कलाकार हैं बंशीधर शर्मा। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। लच्छी को नानू से हेला दो, नानू से हेला दो, ये दो तीन शब्द हैं, याद रखने, इनसे चीजें याद हो जाएंगी। लच्छी जो हैं, लच्छी जो हैं ये हैं लच्छी राम, ये हैं लच्छी राम। लच्छी से लच्छी राम। और प्रवर्तक कौन से ख्याल के? तो ये कु से क्या याद रखेंगे? कुचामनी ख्याल। यहां तक की बात हो गई। इसके बाद नानू से नानूराम चिड़ावा और शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक हैं, यहां तक की बात हो गई। इसके बाद हेला ख्याल का क्षेत्र पूछा जाता है, तो दौसा क्षेत्र है। दौसा में भी जगह है लालसोट। तो हेला ख्याल के प्रवर्तक तो शायर हेला ही हैं। इसके प्रवर्तक जो हैं वो शायर हेला हैं। शायर हेला का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ख्याल का नाम ही हेला है। इसका क्षेत्र याद रखने की जरूरत है। इसका क्षेत्र याद रखेंगे तो दौसा क्षेत्र है। तो ये चीजें हो जाती हैं। लच्छी राम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं, नानूराम शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक हैं, और अपने हेला ख्याल का जो क्षेत्र है वो दौसा क्षेत्र है। आगे बढ़ लेते हैं। किशनगढ़ी ख्याल के मुख्य कलाकार कौन है? बंशीधर शर्मा है। किशनगढ़ी ख्याल के कलाकार पूछे जाते हैं तो बंशीधर शर्मा। रम्मत जो है, रम्मत एक लोक नाट्य है, राजस्थान में प्रचलित है और पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, जिसका प्रारंभ कहां से हुआ है? बीकानेर से हुआ है। रम्मत सबसे पहले जैसलमेर क्षेत्र में चलती थी और इसका प्रारंभ भी ज्यादातर किताबें जैसलमेर से बताती हैं, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक जो रम्मतें हो रही हैं वर्तमान में, रम्मतों का जो बड़ा केंद्र है सर्वाधिक रम्मत, तो सर्वाधिक रम्मत कहाँ होती हैं? सर्वाधिक रम्मत इस समय बीकानेर जिले में आयोजित होती हैं। यहाँ भी एक जगह है आचार्यों का चौक, प्रसिद्ध जगह है रम्मतों के लिए, जिसको कहते हैं आचार्यों का चौक। ये पॉइंट याद रखना है। रम्मतों का प्रारंभ जैसलमेर से, वर्तमान में सर्वाधिक रम्मतें बीकानेर में होती हैं। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से माना जाता है। स्वतंत्रता बावनी जो है तेज कवि द्वारा रचित प्रसिद्ध रम्मत है। तेज कवि का नाम रम्मतों से जुड़ा हुआ है। इन्होंने बहुत सारी रम्मतें लिखी हैं। रम्मत लोक नाट्य की एक शैली है जिसमें कथाएं होती हैं और नाटक होता है, और पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचलित है। रम्मत जो शब्द है इसका अर्थ होता है रमना, मतलब लीन हो जाना। तो ये ऐसे नाटक हैं जिनमें दृश्य करने वाले, नाट्य करने वाले और देखने वाले सभी लीन हो जाते हैं, तो वो रम्मत कहलाता है। तमाशा, तमाशा नाट्य के कलाकारों में गोपीचंद भट्ट एवं वासुदेव भट्ट का नाम प्रसिद्ध है। तमाशा जो है वो राजस्थान के मध्य क्षेत्र में यानी जयपुर क्षेत्र में इसका प्रारंभ हुआ था। महाराष्ट्र का ख्याल है ये, लेकिन राजस्थान में
जयपुर क्षेत्र में इसका प्रचलन हुआ। कलाकारों के नाम है गोपीचंद भट्ट, वासुदेव भट्ट। नौटंकी, नौटंकी जो है राजस्थान के पूर्वी भाग में प्रचलित है। सिंपल सा पॉइंट है। भरतपुर एवं धौलपुर क्षेत्र में नत्थाराम की मंडली प्रसिद्ध है। नत्थाराम जो है नौटंकी कला से संबंधित है, तो नत्थाराम की मंडली का संबंध नौटंकी से है और राजस्थान के पूर्वी भाग में इसका प्रचलन है। गवरी लोकनाट्य भीलों द्वारा आयोजित किया जाता है और 40 दिन तक लगातार चलता है। तो गवरी नाट्य का संबंध पूछा जाए, गवरी नृत्य का संबंध पूछा जाए, तो ये जनजाति है, भीलों से संबंधित है। आगे बात करते हैं। जानकी लाल भांड जो हैं वो स्वांग कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। स्वांग कहते हैं किसी की नकल करना, जैसे कोई हनुमान जी का रूप धारण कर लेते हैं, महादेव का रूप धारण कर लेते हैं। बहरूपिया कला जो है वो स्वांग कला है। तो मंकी मैन कहलाते हैं, मंकी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जानकी लाल भांड को। ये स्वांग कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये बात हमें याद रखनी है। चारवेंत जो शैली है नाट्य की वो मुस्लिम शैली है और इसका प्रारंभ टोंक में हुआ। मुस्लिम रियासत एकमात्र जिसको कहा जा सकता है वो टोंक रियासत है, और टोंक रियासत मुस्लिम रियासत होने के कारण यहाँ जो नाट्य चलता है चारवेंत नाट्य, वो भी मुस्लिम शैली का ही नाट्य है। इसके प्रवर्तक रहे हैं करीम खां निहंग। करीम खां निहंग। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे हम बात कर रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ज्यादा, और विशेष विवरण हम लगातार पढ़ेंगे। कठपुतली लोक नाट्य का मुख्य केंद्र राजस्थान में उदयपुर है। कठपुतली आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है, यह क्वेश्चन भी परीक्षा में आया हुआ है। कठपुतली जो होती हैं लकड़ी से बनी होती हैं, लेकिन उसमें कौन सी लकड़ी प्रयुक्त होती है, तो उसमें आड़ू की लकड़ी काम में ली जाती है। राजस्थान में रासलीला एवं रामलीलाएं राजस्थान के पूर्वी भाग में बहुत अधिक प्रचलित हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में जो ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ भाग है, चाहे वह डीग का क्षेत्र हो, चाहे भरतपुर का क्षेत्र हो, धौलपुर का क्षेत्र हो, इस वाले क्षेत्र में रासलीलाएं और रामलीलाएं सर्वाधिक प्रचलन में रहती हैं। बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। मूक रामलीला जिसमें पात्र केवल अभिनय करते हैं, बोलते नहीं है, संवाद नहीं करते हैं, वो रामलीला है बिसाऊ झुंझुनू की। चित्र शैली से लिया हुआ पॉइंट है। मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम चित्र पूछा जाए तो इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये नाम याद रखना है। मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है, तो राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको कलम, कटार और कला की त्रिवेणी कहा जाता है। कलम, कटार और कला की त्रिवेणी, तीनों चीजों का संगम महाराणा कुंभा में मिलता है। बहुत सारा साहित्य उनके समय लिखा गया, उन्होंने खुद ने लिखा, बहुत सारे युद्ध लड़े गए, कभी भी हारे नहीं। और कला, स्थापत्य कला हम कह सकते हैं, कोई भी कला हम कह सकते हैं, चाहे संगीत कला कह सकते हैं, इन सारी चीजों में निपुण एकमात्र शासक राजस्थान में हुए हैं, महाराणा कुंभा हुए हैं, जिन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए राजस्थान में। चित्रकला का जनक पूछा जाए तो महाराणा कुंभा होते हैं। इसके बाद पॉइंट्स पे बात करते हैं। महाराणा जगत सिंह ने चितेरों की ओवरी, चित्रकारों का ठिकाना कहते हैं, ओवरी का मतलब होता है ठिकाना, चितेरों की ओवरी मतलब चित्रकारों का ठिकाना, जिसको तस्वीरारों कारखानों कहते हैं, उदयपुर में इसकी स्थापना करवाई। किसने करवाई है, उदयपुर में इसकी स्थापना करवाई है महाराणा जगत सिंह ने। इसके बाद है साहबदीन एवं मनोहर चित्रकारों का संबंध कौन सी शैली से है, मेवाड़ शैली से है। किशनगढ़ शैली राजस्थान की सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शैली है। किशनगढ़ चित्र शैली चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जिस चित्र के लिए प्रसिद्ध है वो चित्र आप सभी जानते हैं, बनी ठनी का चित्र। बनी ठनी चित्र के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़ चित्र शैली, और इस चित्र ने ही किशनगढ़ चित्र शैली को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करवाई है। बनी ठनी चित्र महाराजा सावंत सिंह के समय का है और जिसके चित्रकार कौन है, निहाल चंद हैं। निहाल चंद इसके चित्रकार हैं और राजा सावंत सिंह के समय इसको बनाया गया था। मैं अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। बनी ठनी चित्र को राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये इसका उपनाम है, याद रखना है, राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं बनी ठनी चित्र को। बूंदी शैली जो है, बूंदी शैली चित्रशाला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में बूंदी शैली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ चित्रशाला है जिसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, बूंदी शैली के चित्र यहाँ बने हुए हैं। अलवर शैली राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसमें वैश्याओं का चित्रण किया गया है, गणिकाओं का चित्रण किया गया है। वैश्याओं का चित्रण जिस शैली में हुआ है वह है राजस्थान में कौन सी शैली, अलवर शैली। जयपुर व ढूंढान शैली में सवाई प्रताप सिंह का समय स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। मतलब जयपुर की जो चित्र शैली है, ढूंढान की जो चित्र शैली है, इसका सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक उत्कर्ष अगर रहा है तो सवाई प्रताप सिंह जी के समय रहा है।
और ये इनका स्वर्ण युग कहलाता है। साहेब राम, शालिग्राम, लालचंद, गोपाल दास, लक्ष्मण राम, ये सभी जो कलाकार हैं वो ढूंढाड़ शैली के चित्रकार हैं। इनके नाम एक बार थोड़ी सी नजर कर लेंगे। साहब राम, शालिग्राम, लालचंद, गोपाल दास, लक्ष्मण राम, ये नाम पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और परीक्षाओं में आए हुए हैं, ये सारे नाम याद रखने हैं। ढूंढाड़ शैली के चित्रकार हैं। राजस्थान में व्यक्ति शैली के चित्र सर्वाधिक या अधिकतर जो बने हैं वो जयपुर शैली में बने हैं। व्यक्ति शैली के यानी व्यक्ति के साइज के चित्र, उनकी वास्तविक लंबाई और आकार के जो चित्र बनाए गए हैं जयपुर शैली में बनाए गए हैं। कोटा शैली को हाड़ौती शैली के नाम से जाना जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में है इसलिए। कोटा शैली में नारियों या रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ये कोटा चित्र शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसी चित्र शैली जिसमें नारियों को, महिलाओं को, रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो वो कौन सी शैली है? वो कोटा शैली है। डालू नामक चित्रकार के द्वारा बनाया गया रागमाला सेट कोटा का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। डालू का नाम याद रखेंगे, रागमाला सेट का नाम याद रखेंगे और कोटा का नाम याद रखेंगे। तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, याद रखिएगा। नाथद्वारा शैली, राजपूत शैली और मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, इन तीनों चीजों का मिश्रण है। कौन सी शैली? नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली में राजपूत शैली का भी मिश्रण है, मेवाड़ शैली का भी मिश्रण है, किशनगढ़ शैली का भी मिश्रण है और नाथद्वारा में ब्रज शैली का भी मिश्रण है, क्योंकि यहाँ जो मूर्ति आई है वो मथुरा वृंदावन से आई है, तो ब्रज शैली भी इसमें मिश्रित है। तो बहुत सारी शैलियों का एक मिश्रण बनके तैयार हो जाता है नाथद्वारा शैली। आमेर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। वो तो दिखाई देगा ही, क्योंकि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध, मुगलों के साथ मित्रता के संबंध आमेर रियासत के ही सर्वाधिक थे, इसलिए वहां उनका आना जाना रहता था। वहां के चित्रकार भी आमेर तक आ गए और यहाँ जो चित्र बने हैं आमेर शैली में, उन पे प्रभाव मुगल शैली का दिखाई देता है। अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के चित्रण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो अभी हम पॉइंट पढ़ के आए हैं पहले पॉइंट, उसमें ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन, जिसको उस्ता कला कहते हैं, उस्ता कला बीकानेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर चित्रकारी करी जाती है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, ये क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में, श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। देवगढ़ चित्र शैली को जो नाम दिलाया है वो श्रीधर अंधारे ने दिलाया है। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र जो है वो मूमल है। मूमल लोद्रवा की राजकुमारी थी और इस राजकुमारी मूमल के श्रृंगार का जो वर्णन है, वो श्रृंगार का वर्णन इन चित्रों में है। श्रृंगार की जो झलक है वो इन चित्रों में दिखाई देती है। तो जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है मूमल। उनियारा चित्र शैली टोंक से है, टोंक में ही आता है उनियारा, तो ये चित्र शैली टोंक से है। और पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की प्रमुख विशेषता है। नागौर की जो चित्र शैली है वो ऐसी चित्र शैली है जिसमें इस तरह के चित्र बनाए गए हैं, इस तरह की वेशभूषा का अंकन किया गया है, ऐसा लगता है जैसे चित्रों में वस्त्र पहनाए ही नहीं गए हैं, ऐसी पारदर्शी वेशभूषा है। हालांकि उन्होंने वस्त्रों का चित्रण किया है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वस्त्र पहनाए हुए नहीं है, पारदर्शी वस्त्र हैं। और आपको याद रह जाएगा, इसके लिए एक तरीका भी बता देता हूं। पारदर्शी हैं तो इन पे आप गौर ना करिए ज्यादा, ठीक है? गौर ना कर। पारदर्शी हैं तो क्या देखें ज्यादा, तो नागौर बन जाता है, ना गौर कर। पारदर्शी वेशभूषा पे गौर ना कर तो नागौर हो जाता है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना है। ये लगातार बहुत सारी चीजें हमने कराई हैं, करीब 500 क्वेश्चन 500 प्रश्न आपको करा दिए गए हैं राजस्थान की कला संस्कृति के, और इतिहास के भी पॉइंट्स आपको कराए जाएंगे। लगातार कला संस्कृति की जो बहुत बेहतरीन जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, ऐसे पॉइंट्स थे जो परीक्षा में लगातार ट्रेवल करते हैं, लगातार आते रहते हैं, वो आप तक पहुंचा दिए गए हैं। आप इन पे फोकस करिए, आप इनको ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।